दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करें। आज जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं वह विषय है अलगाववाद और आतंकवाद। दो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग विषय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को सामने रखकर बात करना अत्यंत आवश्यक है और प्रासंगिक भी है। इसके पहले कि हम ये बातचीत आरंभ करें, हम विश्व परिदृश्य में होने वाले कुछ बदलावों को इंगित करना चाहते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्हें दक्षिणपंथी ही कहा जा सकता है। उसी तरह से मेलोनी और भारत में भारतीय जनता पार्टी, ये सभी वे पार्टियां हैं जो दक्षिणपंथी कही जाती हैं, यानी कि जिनके मूल में राष्ट्रवाद है। इसके साथ में एक घटना और घटी। फ्रेडरिक मर्ज जो अब जर्मनी में जीत गए हैं अपनी पार्टी के साथ, वे भी दक्षिणपंथी ही कहे जाते हैं। उनका सबसे बड़ा बयान जो हालिया माना जाता है वह प्रवासियों के विरोध में था, यानी कि राष्ट्र के पक्ष में। दूसरे नंबर पर आने वाली जो पार्टी है जिसको करीब 20% मत मिले, AFD, वह इससे ज्यादा घोर दक्षिणपंथी है। यानी कि आगे आने वाले समय में जर्मनी से भी ये उम्मीद की जाती है कि वह अपने राष्ट्रवाद को और अधिक गंभीरता से आगे बढ़ाएगा। जर्मनी वही देश है जिसने दोनों विश्व युद्धों को आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राष्ट्रवाद का अलगाववाद और आतंकवाद दोनों परिस्थितियों में सामना किया है। आज के परिदृश्य में, आज के परिवेश में हम यह चर्चा क्यों करना चाहते हैं, इस पर आते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे कुंभ हो या कोई भी महत्वपूर्ण घटना, हमारे यहाँ दो तरह के ध्रुवीकरण तुरंत दिखते हैं। एक वे जो उस घटना के सपोर्ट में होते हैं, सहायक होते हैं, और एक बहुत बड़ा धड़ा उन लोगों का जो चाहे किसी भी अच्छी से अच्छी बात को देखता है लेकिन उसका विरोध करता है। आपने पहले ये अलगाववाद क्षेत्रों में देखा होगा, फिर आपने भाषाओं में देखा होगा, और अब आपने संस्कृति से संबंधित घटनाओं में भी देखा होगा। आपको उदयनिधि स्टालिन का वह बयान याद होगा जब वे सनातन को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कह रहे थे, कोड कह रहे थे। ये अलगाववाद ही है। इसके पहले आपने अलगाववाद का एक विभत्स रूप धारा 370 के रूप में देखा, जिसमें कश्मीर के तमाम मुसलमानों को यह समझा दिया गया था कि अगर आप अलग रहेंगे तो ही आप सेफ रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि जितने मुसलमान कश्मीर में रहते हैं उससे अधिक मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है। हम ऐसे तमाम राज्यों को भी जानते हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगती है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने अलगाववाद की इस भाषा का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन वैश्विक अलगाववाद और जिसमें आतंकवाद मिश्रित था, वैश्विक अलगाववाद जिसमें आतंकवाद जुड़ा हुआ था, ISIS जैसे तमाम अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों ने यहाँ पे लश्कर तैयबा से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद, PFI और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह समझाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को अलगाववाद के रास्ते पर लेके जाएं। मुसलमानों से संबंधित कोई भी बात अगर देश में होती है तो उसकी चर्चा यहीं से आरंभ होती है कि मुसलमान लोगों को दबाया जा रहा है। 3 तलाक मुसलमानों के परिवारों की बेहतरी के लिए था, मगर उसे भी इसी प्रकार पेंट कर दिया गया। भारत में
बिहार से लगी नेपाल बॉर्डर में अचानक कई 100 मस्जिदें उत्पन्न हो गई। पश्चिम बंगाल में कई जिले हैं जहां जनसांख्यिकी बदलने लगी। झारखंड में कई मुसलमानों ने आदिवासी स्त्रियों से विवाह करके वहां की जनसांख्यिकी को प्रभावित करने का प्रयास किया। और इन सब के मध्य में अगर देखा जाए तो पीएफआई और इस प्रकार के संगठन दिखेंगे जो अलगाववाद की भाषा बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन अलगाववादियों को पहचानना मुश्किल नहीं है। इन घटनाओं को अलगाववादी घटना न कहे तो क्या कहें। उसके बाद समाज की मुख्य धारा में लाने के जितने भी प्रयास होते हैं वे सब बेमानी होने लगते हैं। शिक्षा जिस स्तर पर दी जा रही है और भारत में शासकीय विद्यालयों में शिक्षा मुफ्त है वह लेना नहीं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह भी नहीं लेना, और आखिर में हमेशा राज्य को इस बात के लिए कोसते रहना कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। जो सड़कें बनती हैं या जो फायदे की स्कीम्स दी जाती हैं उसमें हर स्तर पर हर जाति और धर्म के लोगों को बुलाया जाता है। उसमें कोई भेदभाव भारत में नहीं होता, सभी लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर इन योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति लेता है, लेकिन जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है ये बताया जाता है तो पत्थर लेके जो समुदाय खड़ा हो जाता है उसको अलगाववाद और इससे जुड़े आतंकवाद न कहें तो क्या कहें। समस्या तब होती है जब इनका बचाव करने के लिए समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और कांग्रेस जैसे दल एकत्र हो जाते हैं। अभी आपने हाल ही में लालू प्रसाद यादव का वह बयान सुना होगा जो कहते हैं कि कुंभ फालतू चीज है। जिस कुंभ को 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, जिस कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने लगभग हर सनातनी पहुंचा और जो नहीं पहुंचे उनके मन में यह कसक बाकी रह गई कि काश हम भी वहां होते, उसे आप फालतू कह रहे हैं। और आगे आने वाले समय में आप इन लोगों को इन्हीं अलगाववादियों के साथ जब खड़ा हुआ पाते हैं तो मन में एक भाव उठता है। ये कभी भारत को तोड़ने से भी नहीं चूकते, चाहे चाइना के भारत में घुस आने की झूठ बातें हों या हिडनबर्ग जैसी योजनाएं जो इनके इकोसिस्टम से जन्म लेती हैं, भले ही वह कंपनी बंद भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये अलगाववादी बातें करना छोड़ते नहीं। आगे आने वाले समय में इन सभी को पहचानना और इनको इनका स्थान दिखाना बहुत आवश्यक है। अचानक आपने देखा होगा कि पंजाब और राजस्थान के ऊपर ड्रोन मंडराने लगे हैं। पंजाब जैसा राज्य धीरे धीरे नशे में डूबता जा रहा है और वे सभी लोग जो सीमाओं पर हैं उन्होंने इस बात की शिकायतें आरंभ कर दी हैं कि वहां मज़ारे और मदरसे धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। यह शिक्षा का तंत्र नहीं है, इस शिक्षा को सरकार ने तैयार नहीं किया है, यह अलगाववाद की नींव है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन अलगाववादियों की घटनाओं को धर्मनिरपेक्ष चश्मे से देखते रहें और धीरे धीरे आतंकवादी इन अलगाववादियों के रास्ते भारत में घुसपैठ करने लगे। दक्षिण पंथ एक प्रभावशाली विचारधारा है, वह सिर्फ राष्ट्र की बात करती है, यानी कि ऐसा कोई भी काम जो राष्ट्र के हित में है उसे किया जाना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस पर बहस की जा सकती है, इसको लागू करने के तौर तरीकों पर या इसकी गति पर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि उसमें रहने वाले लोगों का धर्म समाप्त कर दिया जाए, सहिष्णुता समाप्त कर दी जाए। आइए उन लोगों को ध्यान से देखें जो अलगाववाद जैसे शब्द को बोलने पर ही आपको रोकने का प्रयास करते हैं। उनके पीछे खड़े हुए लोगों को पहचानें, चिन्हित करें और आवश्यकता पड़े तो इन्हें समाज के सामने लाएं। संभवतः भारत में भी एक बड़ा डीप स्टेट आपको भी दिखाई दे। धन्यवाद।